नमस्कार। 91.2 एनएमएच हेलोदून पर मैं हूं आरजे आरवी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 मई और 30 मई को हम मनाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरुण पांडे, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर। सर, मैं पहले तो आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर अरुण पांडे, मैं फिजिशियन हूँ, एमडी मेडिसिन, दून मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जी सर। सर, आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे के बारे में। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है सर? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यस सर। जिसमें शरीर अपने ही खिलाफ लड़ने लगता है, जिसमें जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स के बाहर जो शीथ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। यस सर। तो इसमें जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं बन पाता है। तो सर, अभी आपने कहा कि शरीर हमसे खुद ही लड़ने लगता है, तो सर इसमें क्या क्या इसके जो सिम्टम्स हैं? देखिए, जैसे उसके नाम ही खुद सजेस्ट करता है कि Yes, sir. जिस हिसाब से, जब मैंने आपको बताया कि नर्व्स के चारों तरफ जो शीथ होती है जिससे कंडक्शन होता है, जब Yes, sir. उसमें परेशानी आ जाती है तो सिग्नल्स के इधर से उधर रिले में परेशानी होगी। तो दिमाग में या स्पाइनल कॉर्ड में जिस भी पार्ट में इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। Yes, है ना, sir. जैसे हाथ पैर में झंझनाहट होना, Yes, sir. है ना, पिंस एंड नीडल सेंसेशन होना, किसी एक हिस्से में कमजोरी आ जाना, अगर आंखों का हिस्सा इन्वॉल्व है तो दो दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, बोलने में तकलीफ होना। मल्टीपल मतलब ये बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, ये Yes, sir. अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से सिम्टम्स हो सकते हैं। सर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की को मनाने की शुरुआत कब से हुई? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए देखिए, जो डाटा उपलब्ध है और जितना मेरे संज्ञान में है, 2009 में जो इंटरनेशनल एक फाउंडेशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, Yes, sir. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंटरनेशनल फाउंडेशन, Yes, sir. उसने 2009 से इसे शुरुआत किया था। इसके पीछे उनका एक जो बेसिक थीम था, ये था कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट की कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक जो है ये सोसाइटी को देती है। तो ताकि लोगों में इसके लिए एक अवेयरनेस पैदा हो, है ना, आपस में लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाए, बीमारी को समझ पाए, Yes, sir. इसलिए इस डे को मनाने की शुरुआत हुई थी। सर, 2024 की थीम क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की? 2024 के मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे की थीम है नेविगेटिंग एमएस टुगेदर, है ना, मतलब सब साथ साथ मिलके मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी पे कैसे जीत पा सकते हैं। सर, ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सर इससे क्या जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो जी। उन पे भी कुछ असर पड़ता है इसका? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रेग्नेंट महिलाओं पे भी उसी तरीके से असर डालता है जैसे दूसरे लोगों पे डालता है। केवल फर्क ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने या लास्ट के 3 महीने और पोस्टपार्टम जो टाइम है यानी कि प्रेगनेंसी होने के बाद का जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, उसमें किस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, ये ऊपर या नीचे होते रहते हैं। मगर ऑन एन एवरेज आप देखेंगे प्री पार्टम, पार्टम और पोस्टपार्टम को तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में जिस तरीके से सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो वैसे ही शुरू के जो पोस्टपार्टम टाइम है उसमें वो सिम्टम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। मगर एज ए होल अगर आप देखेंगे, अगर महिला स्वस्थ है तो इस वजह से केवल प्रेग्नेंट होने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो सर, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये किस में ज़्यादा होता है? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है ये महिलाओं में लगभग पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज्यादा पाई जाती है ना। ऑन एन एवरेज इसका जो टाइम होता है ये लगभग 20 से 40 साल है। Yes, मगर लगभग ये 40-50 ईयर्स की एज तक पाई जा सकती है। जी, मतलब इसका टाइम है उसके ऊपर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मगर Yes, जब हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों में एक स्टडी कंडक्ट करते हैं कि कौन सी एज ग्रुप में वो ज्यादा पाई Yes, जाती है। yes, तो ये देखा गया है कि इंसान का जो रिप्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव एज होता है, एक जो 20 to 40 या 20 to 50 वाला जो एज है ना, उसमें ज्यादा पाई जाती है। सर, इससे क्या ब्लड में भी कुछ कमी होती है, खून की कमी देखिए, होती है कुछ? खून की कमी का तो नहीं कह सकते। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है ना, जिसमें आपस में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि नर्व्स इफेक्ट होंगी तो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा।
तो खून का तो देखिए, अगर खान पान ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो खून की कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी नर्व्स की जरूर, कोऑर्डिनेशन की जरूर परेशानी आ जाती है। सर अगर हमें पता करना है कि इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या नहीं है, जी, तो उसके लिए हमें कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए सबसे पहले ऐसा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को मिमिक करती हैं। हमें ध्यान ये रखना है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे मनाने का जो ध्येय है वो भी ये है कि हम इसे इग्नोर ना करें, यस अपने सर। सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, और लोगों में एक अवेयरनेस आए, है ना? जैसे सुनपन होना, हुँ, है ना, धुंधलापन होना आंखों में, तो दिखाई देना, ठीक है, यस सर। चुभन होना, चलने में परेशानी होना, है ना, सेंसरी लॉस होना, हाथ लगाने पे छूने में पता ना चलना, हुँ, ये हुँ। सारे सिम्टम्स को नजरअंदाज करे बिना आप अगर अपने फिजिशियन को टाइम पे दिखाएं, तो वो आपकी बीमारी के लिए टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, है यस ना? सर। टेस्ट यस सर। आपने पूछा कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, साइंस और सिम्टम्स के अलावा सबसे कारगर जो है वो है एमआरआई। यस सर। दिमाग का एमआरआई, साथ में स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई, वो करा के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है सर, जी, तो उसके दौरान हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्या हमें परहेज़ करना चाहिए? किन परहेज चीज़ों से करना हम चाहिए। देखिए यस सर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और साथ में ये देखा जाए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों होती है, तो ऑटो इम्यूनिटी के साथ साथ इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यस सर। है ना? जैसे कुछ एक फैक्टर्स आप देखें कि विटामिन डी डिफिशियंसी है ना, क्रोनिक स्मोकिंग है, यस सर। ठीक है, जेनेटिक एक है, तो उसमें से आप फैक्टर्स में देखें तो आप जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, यस सर। मगर खान पान को, ताकि एक स्वस्थ खान पान बने, एक स्वस्थ इम्यूनिटी बने, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, यानी कि आप पर्याप्त सनलाइट लें। इन सब चीज़ों को करने से, अच्छी जीवन शैली रखने से, एक्सरसाइज रखने से आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का खतरा कम हो सकता है। तो सर क्या इसका इलाज पूर्णतः संभव है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें अभी तक रिसर्च चल रही है, यस सर। मगर पूरी तरीके से इलाज संभव नहीं है। पिछले कुछ साल में कुछ ऐसी थेरेपीज आई हैं, है ना, जिन्हें डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज बोलते हैं। उससे काफी हद तक जो प्रोग्रेशन है डिजीज का, उसे स्टॉप किया जा सकता है, मगर यस सर। पूर्णतः इसका इलाज संभव नहीं है। सर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जी, उसके कितने प्रकार होते हैं? है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखिए बेसिकली 4 प्रकार का होता है। यस सर। एक तो आइसोलेटेड सिंड्रोम्स होते हैं। आइसोलेटेड सिंड्रोम का मतलब ये है कि किसी को पहली बार कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आए, है ना, यस सर। जैसे कि किसी को मान लीजिए पैर में अचानक सुनपन होने लगा, या पिंस एंड नीडल्स फील होने लगे, या किसी को आंखों में दो दिखाई देने लगे, हुँ, हुँ। या धुंधला दिखाई देने लगा, यस ये सर। इन्हें आइसोलेटेड सिंड्रोम्स कहते हैं। तो ऐसा होने पर इनका आगे बढ़ के मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे कन्वर्ट होना, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना, इसे आईसीटी कहते हैं, आइसोलेटेड सिंड्रोम्स। फिर उसके बाद रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप होता है, फिर प्राइमरी प्रोग्रेसिव और सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, यानी कि 4 प्रकार के। जो इसमें सबसे कॉमन है वो रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप हुँ, हुँ। है ना, जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स आए और उसके बाद वो ठीक हो जाता हुँ, है ना, हुँ। और उसके बाद कुछ टाइम तक वो ठीक रहेगा, उसके बाद दोबारा से सिम्टम्स आएंगे। तो जब सिम्टम आने पे और सिम्टमलेस पीरियड में पेशेंट को ऐसा लगता है मैं एकदम ठीक हूँ, है ना, वो तो इसको कहते हैं रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप। और वैसे ही सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, यानी कि जब पेशेंट को रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप से फिर आगे वो बढ़ने लगी बीमारी, तो वो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। और एक प्राइमरी प्रोग्रेसिव होती है, जिसमें पेशेंट को शुरुआत से, जब से सिम्टम्स आने शुरू हुए तब से ही सिम्टम्स बिल्कुल एक्सट्रीम में अच्छे से प्रोग्रेस करते चले गए, वो प्राइमरी प्रोग्रेसिव होती है। तो सर जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, जी, तो उस हमारे ना लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बिल्कुल। तो सर क्या चेंजेस आते हैं इसको होने के बाद? देखिए सबसे पहले कोई ऐसी बीमारी का होना जिसमें इंसान की जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ा रहा है, ये होना, इसमें सबसे पहली परेशानी एक्सेप्टेंस की आती है। बीमारी की डायग्नोसिस के साथ साथ, क्योंकि देखिए आप देखते हैं भारतवर्ष में कोई भी बीमारी को डायग्नोसिस में पेशेंट जब तक डॉक्टर के पास पहुंचता है वो थोड़े टाइम तक अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहता यस सर। है ना, कि अपने, मान लीजिए किसी को लगा सुनपन है, तो पहले वो खुद सोचेगा, फिर उसके बाद वो आपस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में पूछेंगे, फिर उसके बाद लोकेलिटी में डॉक्टर से पूछेंगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। यस ये सर। जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ये हमारा जन माध्यम, ये आप इसके बताने का मतलब ही यही है कि जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, जैसे सुनपन होना,
पिंस एंड नीडल सेंसेशन होना, पेशाब में प्रॉब्लम आना, है ना, यस यस ब्लैडर डिस्फंक्शन होना, ये सारी परेशानियां एक न्यूरोलॉजिकल चीज है। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को हमें इग्नोर नहीं करना है। आपको अपने प्राइमरी फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को उससे उसके लिए संपर्क करना है कि क्या ये बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है या नहीं, है ना। लोगों को ये जानना चाहिए कि हर वो बीमारी जिसमें सुनपन है, ये न्यूरोलॉजिकल चीज है, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, यस है ना। मगर ऐसे सिम्टम्स आने पे या ऐसे सिम्टम्स के बढ़ जाने पे वो अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करें या जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्हें कांटेक्ट करें, सो दैट उनको आगे इलाज मिल सके, एक डायग्नोसिस बन पाए। सर। जैसे हर चीज़ का अपना प्रोसेस होता है सर, तो जब सिम्टम्स आते हैं सर, तो इनमें क्या टाइम भी रहता है कि थोड़ी थोड़ी दिनों बाद होता रहता है देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व्स इफेक्ट हो जाती है। यस सर। वो अलग अलग जगह इफेक्ट हो सकती है, तो हर एक व्यक्ति के लिए वो सिम्टम्स भी अलग होंगे और उनका प्रोग्रेशन भी अलग होगा। मान लीजिए दो अलग लोग हैं जिन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो पीड़ित हैं, तो उनमें अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, जो पहले आए होंगे और कुछ बाद में आए होंगे, यस है ना। सर। और उनका प्रोग्रेशन भी अलग हो सकता है, ठीक है, वो प्रकार भी अलग हो सकता है। जैसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो है कि फटीग, यानी कि एक्सरसाइज करना या चलने फिरने पे कमजोरी महसूस होना, थक जाना, हम्म, है ना। ये सबसे कॉमन सिम्टम है। वैसे ही जो सुनपन है, सेंसरी लॉस है, वो अलग अलग जगह होना, ये एक अलग चीज है। तो वैसे ही डिसआर्थरिया, एटेक्सिया, ये माने कि चलने में परेशानी होना, कोऑर्डिनेशन में परेशानी होना, है ना, बार बार अधिक पेशाब आना, है ना, यानी कि बार बार पेशाब आना, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना। डिमेंशिया हो सकता है, दिमाग में सोचने की जो शक्ति होती है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो सकता है ना। और इन सब बीमारियों के चलते पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है यूजुअली, क्योंकि ये देखा है आपने कि कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है तो उसका बर्डन इंसान के दिमाग पे भी होता है। कोई अगर है वो अपने इंडिपेंडेंटली उन कामों को ना कर पाए, है ना, उनमें परेशानी हो, तो वो यस। परेशानी हो सकती है। तो सर इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ऑटोइम्यून है कंडीशन, इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन बैड जीन्स एंड बैड एनवायरनमेंट, यस सर। है ना, ऐसा डॉक्टर हैफनर ने कहा था। तो जब आपका बैड एनवायरनमेंट होगा, मतलब आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, साथ में बैड जीन्स हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो ऐसा कर रहा है उसको होगा, मगर अगर आपका प्रीडिस्पोजिशन है, होने की संभावना ज़्यादा है, साथ में एनवायरनमेंट खराब है, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है ना, कुछ एक वायरसेस होते हैं जो प्रोन होते हैं, जिनके इन्फेक्शन के बाद कहते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का खतरा ज़्यादा होता है, जैसे एप्स्टीन बार वायरस है ना। रिसर्च में ये कहा गया है कि इस वायरस के से संक्रमित लोगों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखिए, जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं, मगर हमारे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसमें हर चीज़ इन्फेक्शन से, देखिए पॉपुलेशन इतनी है, आप ये नहीं कर सकते कि आप अ, बिल्कुल हर चीज़ में अलग चलें। कोशिश कर सकते हैं कि इन्फेक्शन से दूर रहें, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। सर जैसे हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है, तो हमें कैसे कैसे कांटेक्ट करना होगा? मतलब कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे वो अपना। जी, देखिए, कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने की दिशा में, जैसे मान लीजिए किसी को सुनपन हो रहा है, पिन से नीडल सेंसेशन है, आंखों में धुंधलापन है, दो दिखाई देते हैं, चलने में परेशानी है, पेशाब में परेशानी है, सांस में परेशानी है, खाना निगलने में परेशानी है, तो वो सबसे पहले देखिए आप अपने जो आसपास के सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें फिजिशियन को दिखा सकते हैं, है ना। दिखाने में, सिम्टम्स को मैच करने में, अगर फिजिशियन को लगेगा कि आपको आगे इस चीज़ में देखने की ज़रूरत है, तो आपको एमआरआई स्कैन्स और बाकी जांचों के लिए वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यस सर। और अगर एक बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की संभावना दिखती है, डायग्नोस होता है, तो आगे आपको न्यूरो फिजिशियन के लिए आपको वो रेफर कर सकते हैं, जहाँ फिर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए जो एग्जैक्ट आपकी थेरेपी होनी चाहिए वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसका पूर्णतः इलाज नहीं है। जी। तो सर इसका पूर्णतः इलाज तो नहीं है, जी, लेकिन हमें तो उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज के लिए देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो एक दिन चलने वाली है। आगे सिम्टम्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, मगर पेशेंट बीच में ठीक भी रहता है।
और साथ में आजकल की जो नई थेरेपीज हैं उससे एक सिम्टम फ्री पीरियड भी अच्छा खासा है। तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हैं, है ना, कि जिसमें आपको एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेचिंग है ना, जैसे वोकेशनल ये हैं आप लोग जो इधर सीखते हैं, है ना, ये सब करके पेशेंट आगे काफी हद तक अपनी एक अच्छी जीवन शैली जी सकता है। सर लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है, इसका ध्येय ही ये है लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। तो जाते जाते मैं आपके माध्यम से श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि जो भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको आए, जैसे सेंसरी लॉस होना यानी सुनपन होना, है ना, डबल विजन, दो दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, चलने में परेशानी होना, एक पैर हाथ में या अन्य किसी ऑर्गन जगह किसी उसमें अंग में कमजोरी आना, इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। इस चीज़ के लिए आपको अपने निकटतम फिजिशियन से कांटेक्ट करें, निकटतम न्यूरो फिजिशियन से कांटेक्ट करें, जिससे जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगाया जा सके कि ये न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम है या ये जो बीमारी है ये रिवर्सिबल है या आगे इसमें ध्यान देके इसको डायग्नोज करके इसको इलाज की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर किसी कार्यक्रम में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए 91.2 NAVH हेलो दोन।